मॉर्निंग बच्चों, आज आपका विज्ञान के क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ जिसका विषय है जंतुओं में अनुकूलन। तो बच्चों, ये विषय आपका है जंतुओं में अनुकूलन। जंतु जिस विशेष परिवेश में रहते हैं उसे उनका वास स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? वास स्थान। जिस परिवेश में रहते हैं वो उनको वास स्थान कहते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं के वास स्थान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे सांप का वास स्थान बंदर के वास स्थान से बिल्कुल डिफरेंस होता है, अलग होता है। तो कहने का मतलब कि हर किसी का अपना अपना वास स्थान होता है। जैसे सांप है, बंदर है, उस शेर है, उसका वास स्थान कौवे के वास स्थान से भिन्न होता है। एक ही प्रकार के वास स्थान में अनेक प्रकार के जंतु भी रहते हैं। कहने का मतलब एक स्थान पर भी सब मिलकर रहते हैं और अलग अलग स्थानों पर भी जंतु रहते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे जंगल में हिरन, हाथी, शेर, हाथी आदि, समुद्र में शार्क, व्हेल, समुद्री घोड़ा आदि सभी रहते हैं। प्रत्येक जंतु की आदतें तथा शारीरिक बनावट उनके परिवेश के अनुकूल खुद हो जाती है। जो उनका परिवेश होता है उनके अनुकूलन वो बन जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। जिस परिवेश में जिस अनुकूल में ढल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। एक विशेष वास स्थान के अनुसार अनुकूलित हुए जंतु का किसी अन्य प्रकार के वास स्थान का निर्वाह करना अत्यंत कठिन और कभी कभी असंभव हो जाता है। कहने का मतलब जो स्थान जिस जंतु का होता है, अगर उन्हें अलग स्थान पर रख दिया जाए तो उस स्थान पर उनका निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। कहने का मतलब असंभव सा हो जाता है। तो आइए देखें जंतुओं के शारीरिक रचना तथा उनकी जीवन शैली किस प्रकार उनके विभिन्न प्रकार के वास स्थान में रहने में सहायता करती है। तो बच्चों, पहला है आपका जैसे मैदानी क्षेत्रों के जंतु। मैदानी क्षेत्र में जंतु कैसे हैं? मैदानी क्षेत्र में तापमान ना तो अधिक होता है, गर्म होता है, ना अधिक ठंडा होता है। यानी कहने का मतलब है कि तापमान वहाँ पर अधिक नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। इन क्षेत्रों में जल भी समुचित मात्रा में मिलता रहता है। यानी जल की कमी भी नहीं होती है, समुचित मात्रा में जल की भी व्यवस्था रहती। इन क्षेत्रों में हाथी, गाय, हिरन, शेर, बंदर आदि जंतु पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर अधिक बालों वाली त्वचा होती है। कैसी त्वचा होती है? अधिक बालों वाली त्वचा होती है। इनके शरीर पर रोए कह सकते हैं आप। जिस प्रकार रोया होता है, रोया इनके शरीर पर उपलब्ध रहता है, तो रोए से इनका शरीर ढका होता है। पेड़ों पर रहने वाले बंदरों के हाथ तथा पूंछ लंबे होते हैं। पेड़ों पर कौन रहते हैं? कौन से जंतु रहते हैं? जैसे बंदर हो गया, तो इनकी पूंछ जो होती है बच्चों, आपने देखा होगा बंदर को, तो इनकी पूंछ जो होती है बहुत लंबी होती है, जिनकी सहायता से ये पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदकर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हाथी की लंबी सूंड तथा जिराफ भी एक जानवर है बच्चों, आपने देखा होगा, इनकी बहुत लंबी सूंड होती है। तो इन्हें ऊंचाई या दूरी स्थित भोजन को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जैसे बहुत ऊंचाई पर है तो जिराफ जो है उस ऊंचाई पर अपनी गर्दन की सहायता से उस वस्तु को खाने में प्राप्त कर लेता है। ये पेड़ पौधों अधिकतर खाता है। पेड़ों की पत्तियों को जिराफ खाता है, तो इनको जो है उसको, पेड़ अगर बड़े हैं तो इनकी लंबी गर्दन जो है उस चीज को प्राप्त करने में इनकी मदद करता है, सहायता करता है। बाघ, शेर आदि अपने नुकीले पंजों की सहायता से शिकार करते हैं। इनके पंजे जो होते हैं बच्चों बहुत नुकीले टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से ये उनका शिकार बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इनके हाथों से फिर वो शिकार जल्दी नहीं जा पाता है।
उनके पंजों की संरचना विशेष प्रकार की होती है। घने जंगलों में रहने वाली गिलहरी, चूहे आदि की शारीरिक रचना उन्हें पेड़ पर चढ़ने तथा शिकार करने में सहायक होती है। जो गिलहरी है और चूहे हैं, इनकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है जिन्हें पेड़ों पर चढ़ने में इनकी सहायता और मदद करते हैं। अब बच्चों आ गया है आपका रेगिस्तानी क्षेत्र के जंतु। रेगिस्तानी क्षेत्र के जंतु यानी जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ, रेगिस्तान से हमारा मतलब जैसे बालू वगैरह है, राजस्थान तरफ रेगिस्तान जमीनें होती हैं, वहाँ की भूमि जो है रेगिस्तानी होती है। तो ऐसे स्थानों पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है जहाँ, उन्हीं को हम रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी तथा चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति नाम मात्र के ही उपलब्ध होते हैं, यानी अधिकतर पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि जो होती है रेगिस्तानी होती है, वहाँ की मिट्टी जो है रेतीली होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं में सबसे प्रमुख जंतु है ऊंट है। इसके निम्नलिखित लक्षण है बच्चों। आपने सुना होगा कि रेगिस्तान का ऊंट जो होता है जहाज माना जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में इसके गद्देदार पैर जो होते हैं रेगिस्तान के रेतीली मिट्टी पर चलने में इनकी बहुत मदद करते हैं। ऊंट ऐसा एक जानवर है जो रेतीली मिट्टी पर बहुत तेज दौड़ करके चल सकता है। ऊंट के पैर लंबे तथा उनका आकार गद्दीदार और चौड़ा होता है। पैरों के ये लक्षण उसे मरुस्थल की रेतीली भूमि पर मीलों चलने अथवा दौड़ने में सहायता करते हैं। ऊंट की पीठ पर कुबड़ बना होता है जिसमें भोजन चर्बी यानी चर्बी जो होती है वसा के रूप में संचित रहती है। आपने देखा होगा कि ऊंट के ऊपर एक छोटा सा लगता है कि कुछ उठा हुआ है चट्टान मॉडल का, तो वो उठा हुआ स्थान जो होता है उस पर क्या होता है बच्चों, वहाँ उनके भोजन की जो चर्बियाँ होती हैं, वसा होता है, वो वहाँ पर एकत्रित होता है। भोजन न मिलने पर ऊंट इसी कुबड़ में संचित वसा का उपयोग करता है। ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। वह अपने पेट में स्थित थैलियों में पानी संचित कर लेता है। रेगिस्तान में ऊंट सामान पहुंचाने तथा यातायात के साधनों के रूप में बहुत उपयोगी होता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बताया ना बच्चों कि वहां पर चलने के लिए इनको किसी चीज में दिक्कत नहीं आती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ अन्य जंतु हैं जैसे बिच्छू, सांप, छिपकली आदि। क्षेत्रों में दिन बहुत गर्म तथा रातें बहुत ठंडी होती हैं। इन क्षेत्रों में जंतु दिन के समय विभिन्न स्थानों पर छिपे रहते हैं और रात्रि में भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। किस समय निकलते हैं बच्चों? रात्रि में भोजन के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन दिन में इनकी संख्याएं बाहर निकलने में बहुत कम होती है। ये दिन में बहुत कम निकलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, ये तीसरा है आपका बच्चों पर्वतीय क्षेत्र के जंतु। पर्वतीय यानी पहाड़ी इलाका जो होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंडी पड़ती है। ऐसी जलवायु में भी जंतु जीवित रहते हैं। वे स्वयं को ठंडे वातावरण में रखने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं। वहां पर जैसे अभी मैंने बताया था बच्चों कि जो जंतु जहाँ पर रहते हैं उसके अनुकूल वो अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। तो जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ बहुत ठंडा होता है, वहाँ सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, तो उस स्थान पर ये बच्चे अपने आप जो है पहाड़ों पर भारी हिमपात होता है जहाँ बर्फीली हवाएं पड़ती हैं, लेकिन ये उस वहाँ पर रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। सूर्य, यहाँ पर सूर्य कम समय के लिए निकलता है। पहाड़ी इलाकों में सूर्य जो होता है कम समय के लिए निकलता है, वो अधिक देर के लिए नहीं निकलता है क्योंकि वहाँ सर्द हवाएं चलती रहती हैं, ठंडी होती है। यहाँ कुछ विशिष्ट जंतु होते हैं। पर्वतीय इलाके के कुछ विशिष्ट जंतु जो होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? याक है, पहाड़ी लोमड़ी है, भेड़ है, पहाड़ी बकरी है तथा भालू आदि है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर की त्वचा मोटी होती है और मोटी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। ये वसा की परत जो है त्वचा के ऊपर घने एवं लंबे बाल पाए जाते हैं। लंबे बाल इन्हें अधिक सर्दियों में ठंड से बचाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इनके शारीरिक बनावट होती है, तो शारीरिक
बनावट, इनका जो शरीर होता है उनके ऊपर कुछ रोएदार बाल होते हैं, उनकी सहायता से ये इनको ठंड कम लगती है, वो इनको गर्म रखने में इनकी मदद करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। अंटार्कटिका में बच्चों इस क्षेत्र में एक विचित्र पक्षी पाया जाता है, इसे पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते हैं, जबकि ये पक्षी उड़ते हैं, लेकिन ये पेंगुइन जो है ये पक्षी तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। यह पक्षी आकार में छोटा होता है, इसके बहुत छोटे छोटे पंख होते हैं। पेंगुइन जल में तैर भी सकते हैं। बर्फ पर या अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हैं या जल के अंदर रहने वाली छोटी छोटी मछलियों, अन्य छोटे छोटे जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार अपने भोजन का ग्रहण करते हैं। अपने भोजन के रूप में इनको लेते हैं। किसको लेते हैं? मछलियों आदि को लेते हैं। अब जल और जल के निकट रहने वाले जंतु बच्चों, जल और जल के निकट यानी कुछ जल में रहते हैं और कुछ जल के निकट रहते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। जल में रहने वाले जंतुओं की जलीय जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जल के अंदर जो जंतु रहते हैं उन्हें हम जलीय जंतु कहते हैं। जल में विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे मछलियां, मेढक, कछुआ, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं। उनकी शारीरिक संरचनाओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनके जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। इनके दोनों सिरे नुकीले और बीच वाला भाग चौड़ा होता है। इस तरह की आकृति को धारा रेखित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धारा रेखित कहते हैं। इनको दोनों सिरों शरीर के तैरने में सहायता करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? धारा रेखित कहते हैं। शरीर तैरने में सहायक होता है जो मछली के शरीर पर पंख होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, मछली आपने पास से देखा होगा तो इनके छोटे छोटे जो पंख होते हैं वो उनकी सहायता से ये तैरते हैं। मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करते हैं। पतवार यानी नाव जिस प्रकार चलती है पतवार के सहारे, तो उसी प्रकार बच्चों ये पर के सहायता से मछली भी चलती है यानी तैरती है। मछली में सांस लेने हेतु फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े यानी गिल्स होते हैं, उनको गिल्स कहते हैं। गलफड़े जो होते हैं इनको सांस लेने में इनकी सहायता करते हैं यानी मदद करते हैं। गलफड़े पंख तथा धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, यानी जल में वो कैसे रहते हैं उसके अनुकूल ये बनाते हैं। इनके पंख जो होते हैं, इनकी पूंछ जो होती है उसमें रहने के लिए ये इनको अनुकूलित करते हैं। समुद्र में रहने वाली व्हेल स्तनधारी है किंतु वह मछली नहीं है। आपने सुना होगा बच्चों कि व्हेल को मछली कहा जाता है, किंतु इसमें जो बताया जा रहा है उसको वह मछली नहीं है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं में ब्लू व्हेल नामक व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। किसी मछली की भांति ही व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है जो उसके तैरने में सहायक होता है। इसके सिर के ऊपर दो बड़े बड़े नासावार होते हैं जो फेफड़ों से जुड़े रहते हैं। व्हेल समुद्र की सतह पर आकार ऑक्सीजन संचित करती है और फिर जल में चली जाती है। यह पानी में रहकर अपने फेफड़ों में संचित ऑक्सीजन की इस मात्रा का उपयोग करती है, यानी पानी में या रहकर फेफड़ों में संचित ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में ये ऑक्सीजन को संचित कर लेती है और उसी का प्रयोग ये करती है। बहुत से जंतु जल तथा थल दोनों में रहते हैं, यानी वो जल के अंदर भी रहते हैं बच्चों और जमीन के ऊपर भी रहते हैं। तो ऐसे जानवर कौन होते हैं? ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहलाते हैं ये। उभयचर जंतु आपका क्या हो गया? जैसे मेढक एक ऐसा जंतु है जब यह भूमि पर होता है तो यह फेफड़ों से सांस लेता है और जब जल में अपनी त्वचा से सांस लेता है। जब ये जल में रहता है तो कैसे सांस लेता है बच्चों? मेढक जल में रहने पर ये त्वचा से सांस लेता है, लेकिन बाहर जब रहता है जमीन पर तो ये किससे सांस लेता है? फेफड़ों से सांस लेता है। मेढक के अतिरिक्त तोड़, कछुआ, मगरमच्छ आदि उभयचर जंतु हैं।
मेढक, बतख आदि के पंजे झिल्लीदार होते हैं, जिनकी सहायता से ये जल को पीछे धकेलते हुए आसानी से तैरते रहते हैं। मगरमच्छ का शरीर लंबा और पतला होता है। यह अपने पैरों तथा पूंछ की सहायता से जल में तैरता है। कौन तैरता है बच्चों? मगरमच्छ जो होता है अपने पूंछ की सहायता से जल में तैरता है। अब आ गया बच्चों आपका आकाश में उड़ने वाले जंतु। आकाश में जो उड़ते हैं वो जंतु, यानी जो फ्लाई करते हैं, ऐसे जंतु जो अपने जीवन का अधिकांश भाग आकाश में उड़ते हुए बिताते हैं। जो आकाश में उड़ते हुए बिताते हैं बच्चों, उनको हम कौन सा जंतु कहते हैं? आकाशीय जंतु कहते हैं। यानी पक्षी जो होता है वो आकाश में उड़ता है। ये कौन से जंतु कहलाते हैं बच्चों? नभचर, यानी आकाश में उड़ने वाले जंतु नभचर। पक्षी, कीड़े मकोड़े, चमगादड़ आदि सभी ये कौन है? नभचर जंतु हैं। तो ये नभचर जंतु बच्चों क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं। इनका अधिकांश समय उड़ने में ही बीतता है। पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं बच्चों? एक जोड़ी पंख होता है, जिसकी सहायता से वो उड़ता है। तो जो उड़ने में सहायता करते हैं, उनकी पूंछ उन्हें उड़ते समय दिशा बदलने में, यानी उनको किस दिशा में जाना है, जिस दिशा में उनको जाना है उस दिशा में उनकी पूंछें जो होती हैं उनकी सहायता करती हैं, उनकी मदद करती हैं। इनकी छाती में मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। जो इनके सीने होते हैं उनकी छाती में जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, जो उनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती हैं। यानी कब ऊपर उड़ना है, नीचे आना है, तो इसमें ये मांसपेशियां इनकी जो है बहुत मदद करती हैं। तो ये मांसपेशियां जो हैं इनकी मदद करती हैं, जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती हैं। इनकी हड्डियां हल्की तथा इनके शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। इस प्रकार की शारीरिक रचना पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है। कुछ पक्षी पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों उनको क्या कहा गया है? पक्षी का नाम ही दिया गया है। लेकिन उनके पंख भी होते हैं, लेकिन वो अधिक ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते। जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, बतख, कीवी, पेंगुइन आदि, इनमें उड़ने वाली पेशियां निष्क्रिय होती हैं। पक्षियों की देखने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। वे भूमि पर स्थित भोजन का शिकार आदि को बहुत ऊंचाई से देख लेते हैं। जो पक्षी ऊपर उड़ते हैं, इनकी आंखें जो होती हैं इतनी तीव्र होती हैं, इनकी रोशनी इतनी तेज होती है कि ये उस अपने खाने की वस्तु को बहुत तेज देखते हैं। इनकी निगाहें यानी बहुत तेज होती हैं। पक्षियों के दांत नहीं होते, इनकी चोंच होती है जो उनके भोजन के अनुकूल होती है। जिस प्रकार का ये भोजन करते हैं उस प्रकार इनकी चोंचें होती हैं। वे पक्षी जो भूमि से दाने आदि चुनकर खाते हैं, उनकी चोंच छोटी, नुकीली तथा आगे की ओर मुड़ी होती है। ऐसी चोंच इन पक्षियों को मांस चीरने तथा फाड़ने में सहायक होती है। जल में से मछली पकड़कर खाने वाले पक्षियों की चोंच लंबी होती है, जैसे बगुला, किंगफिशर आदि जो पक्षी जल में होते हैं, छोटे पौधे तथा कीड़े मकोड़े आदि पकड़कर खाते हैं, उनकी चोंच लंबी चपटी होती है, जैसे बतख। इनकी चोंच कैसी होती है बच्चों? चपटी होती है। तो आज मैंने आपको जंतुओं के बारे में पढ़ाया है बच्चों, कि जो जंतु हमारे यहाँ है, प्राकृतिक जंतु जो होते हैं, वो अपने अपने अनुकूल में ढाल लेते हैं। अगर वो पर्वतीय इलाके में रहते हैं तो उस अनुकूलन में ढल जाते हैं, जल में रहते हैं तो उस अनुकूलन में ढल जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं तो वो उसी प्रकार उसी माहौल में, उसी प्रकृति में वो ढल जाते हैं। तो आज बच्चों इसको रिवीजन कीजिएगा, आप इसको जितना मैंने दिया है ये आप कीजिएगा। इसके बाद कल मैं आपको इसके बारे में जो आंसर वगैरह है वो आपको बताऊंगी। आप इसको बार बार पढ़िए और समझिए कि रेगिस्तान में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जल में और जल के निकट रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले कौन कौन से जंतु हैं, तो उन सारे जंतुओं को आप पढ़िए। आप अधिक से अधिक जानकारी लीजिए कि और भी कौन से ऐसे जंतु होते हैं जो इन स्थानों पर अपना विचरण
करते हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही, कल मैं आगे बताऊंगी। थैंक यू।